और 350 तक के गांव दिखाने लायक हो गए। यहां गांव ने इकट्ठा के अपने भेदों को भूलकर गांव के लिए अपने बलबूते प्रयास करके गांव को ऊपर उठाया है। आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, व्यसन मुक्ति की दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, ऐसे अनेक पहलू हैं। उन पहलुओं में कैसा होना चाहिए, ये पूरे भारतवर्ष में सब प्रांतों में मिलकर एक 350 गांवों में आज हम दिखा सकते हैं। और भी ये बढ़ेगा। इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संस्थाओं से मिलकर भी हम काम कर रहे हैं। तो जैसे अक्षय कृषि परिवार है, या हमारे यहाँ कनेरी के महाराज साहब है, उनके द्वारा काम चलते हैं। ऐसे अन्य अन्य जगह जो इसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको साथ लेकर ये सारा चलता है। खेती का खर्चा कम लगे, लागत कम लगे, इसलिए अपनी परंपरागत तंत्र के आधार पर तंत्र की तुलना की जाए तो 10,000 साल से हमारी खेती हो रही है। हमारी जमीन आज भी देती है। पश्चिम के तंत्र से 500 साल खेती के बाद जमीन ऊसर हो गई। ऐसे अनेक उदाहरण देश में। तो ये पहचान कर आज के आधुनिक तंत्र में जो कुछ लेने लायक है वो सारा लेकर, लेकिन जैविक आधार पर खेती करने से खेती की लागत कम हो जाती है। किसान के पास अपना पेस्टिसाइड, अपनी खाद रहती है, बीज भी अपना वो रखता है, तो अपना मालिक बन जाता है, वो गुलाम नहीं बनता। उसको किसी कृषि उत्पन्न बाजार सोसाइटी में कर्जा लेने के लिए जाना नहीं पड़ता। ऐसे भी अनेक प्रयोग हम भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। पूरे देश में ये प्रयोग है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, ऐसे हजार है। गोपाल शाही नाम के एक किसान है, बिहार में जो मूल प्यूसा इंस्टीट्यूट है उसके पास उनका गांव है। 7 एकड़ की उनकी खेती है, ऊपर के पानी पर चलने वाली। और 7 एकड़ में उन्होंने अपनी जो परंपरागत जैविक खेती, मिक्स क्रॉप्स, साथ में पशुपालन, मछली पालन, ये सब जोड़ के ऐसी खेती की। उनकी बहू कलेक्टर थी, रिजाइन करके खेती चलाने के लिए घर में आ गई। लड़का भी सरकारी नौकरी छोड़ के आ गया। सब लोग खेती कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है। 3 क्रॉप लेते, एक ही समय। जब खेत को बाढ़ लगाना है, वो खर्चा नहीं करना, ऐसी फसल लगाना कि जो बाढ़ का काम करे, जानवर जिसको मुंह नहीं लगाते और जो इनकम देती है, ऐसा उन्होंने किया है। और वो किसान है, पढ़े लिखे ऐसे नहीं है, कृषि शास्त्र के तज्ञ वगैरह नहीं, लेकिन किसान का अनुभव है। तो उन्होंने अपना एक तंत्र विकसित किया। 7 एकड़ में 10 प्रकार की फसलें, मछली पालन, पशुपालन, सब कुछ। ये एक मैंने बताया आपको, ऐसे हजार चल रहे हैं। इस पर जरा ध्यान देना चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। उसमें से क्या ले सकते हैं, क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सोच के वो देना चाहिए। लेकिन शिक्षित वर्ग हमारा अपने ज्ञान के अहंकार में ही इतना मग्न होता है कि इधर ध्यान जाने के लिए उसको जरा समय लगता है। लगे समय, लेकिन देर सवेर क्यों ना, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो किसान का खर्चा कम होगा, तो फिर कर्जा नहीं लेगा। उसके लिए प्रसंस्करण के उपक्रम अधिक करने की आवश्यकता है। सरकार को करना है तो स्टोरेज और वैल्यू एडिशन, इसका कुछ प्रबंध विकेंद्रित तरीके से व्यापक। बंबई में है, नहीं चलेगा भाई, हर तहसील में कम से कम एक जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर 10-12 गांवों में एक प्रसंस्करण का प्लांट होना चाहिए, स्टोरेज का एक कोल्ड स्टोरेज वगैरह होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो किसान बड़े आनंद से अपने भूमि से सोना मोती निकाल के हमको खिलाएंगे। ऐसे हमारा किसान बहुत गुणी है, तो ये करना पड़ेगा। ये करेंगे तो उसका खर्चा कम होता है, उसको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सब प्रकार के तनाव से मुक्त होकर आनंद से खेती कर सकता है। और दूसरी बात है श्रम प्रतिष्ठा, जो मैंने पिछले प्रश्न में कही, वो किए बिना ये होगा नहीं। तो ऐसे प्रयोगों को ढूंढना, आगे लाना, बताना। अभी पद्मश्री मिली ना दादा लाड़, किसान संघ के कार्यकर्ता हमारे प्रचारक हैं, तो उन्होंने नया टेक्निक निकाला।
तो उससे वही ज्वारी, वही कॉटन, वही गेहूं, लेकिन 15 गुना ज्यादा उत्पादन देता है। इस प्रकार का एक दादा लाड टेक्निक, उसी पर उसको उनको आईसीएआर में भी पारितोषिक मिला। उनके टेक्निक को नॉमिनेट किया गया है, वो दादा लाड टेक्निक अब एग्रीकल्चर साइंस में आ गया। ऐसे प्रयोग करने वाले बहुत लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना, किसानों को खेती के लिए सम्मानित करना, किसान घरों में लड़कियां देना, लड़कियों ने जाना, ये सब करना पड़ेगा, तब ये बातें होगी। पारंपरिक व्यवसाय और महिला उद्योगों को बढ़ावा देने वाले प्रयास तो चल रहे हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद, ऐसा एक चलता है। उस जिले का जो विशेष उत्पाद है वो तो कारीगरी ही है, वहां की है, लोकल है बिल्कुल, और छोटे छोटे लोग भी करते हैं। तो राज्य सरकार की उसके ओर से उसको पुरस्कृत किया जाता है और उसका मार्केटिंग किया जाता है। या सहकार भारती जैसे संगठन दुकान शुरू करता है सिंपली देसी, तो ये छोटे छोटे लोग जो बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा भाव मिलता है, तो वो उनके लिए मार्केट उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे उपक्रम होने चाहिए। कारीगरी उनके हाथ में है, उस कारीगरी की कीमत दुनिया भर में है, लेकिन करने वाले को उचित दाम मिले, पूरा मिले, बीच में ज्यादा खाया न जाए, और उसको एक बाजार मिले, उसको सारी दुनिया में भेजा जाए, हमारे द्वारा पुरस्कृत हो, इसकी आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा ये काम शुरू हुआ है, सरकार ही करे ऐसा नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो जहां जहां हो सकता है शुरू करना चाहिए। हमारे बीच बैठे गणमान्य व्यक्ति राष्ट्र की भी चिंता करते हैं, ऐसे आने वाले प्रश्नों के बाद। हाँ, जीडीपी का। ओ, तो जीडीपी का और रुपए की कीमत का कितना संबंध है मुझे मालूम नहीं। जीडीपी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता है, रुपए की कीमत तो किसी भी देश के चलन की कीमत एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेशो पर निर्भर करती है, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन जीडीपी अपनी पूरी आर्थिक स्थिति ठीक से बताता है ऐसा नहीं है, वो एक इम्परफेक्ट क्राइटेरिया है, उसको परफेक्शन में लाना अपना काम है। अभी वो पूरा पूरा ये नहीं करता है। वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति उससे क्योंकि जीडीपी में जो कैलकुलेबल है, टेंजिबल है, उतना ही गिना जाता है। पाश्चात्य देशों में बाजार से कैंस खरीदते हैं, घर में गर्म करके खाते हैं, ऐसा होता है, तो उसकी खरीदी बिक्री जीडीपी में कैलकुलेट होती है। हमारे यहाँ हमारे घर की माता जी भोजन बना के खिलाती है, न उनके परिश्रम का कोई कैलकुलेशन है, न वो जो खिलाती है उसका कैलकुलेशन है। तो जीडीपी में सब कैसे आएगा? और इसलिए रुपए की कीमत और उसका संबंध दूसरी बातों से है। और हमारा वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होना, एक तो अपनी आत्मनिर्भरता है और अपने यहाँ का उत्पादन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा और क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये जब होगा तब वास्तविक दृष्टि से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, तब जीडीपी कुछ भी हो, रुपए की कीमत बढ़ेगी। तो नेशनल सिक्योरिटी की चिंता करने वाले प्रश्नकर्ता है दिनकर देशपांडे जी, डॉक्टर प्रकाश वैद्य जी, विवेक नायक जी, डॉक्टर अभय पाटिल, अनूप कुमार पाल जी, मधुकर गावित जी, प्रसाद काठी जी। प्रश्न है, आजकल सर्वदूर पुलिस विभाग अधिक दबाव में दिखाई देता है। उत्सव पर्व में उन्हें अधिक सक्रिय रहना पड़ रहा है। सक्षम अधिकारी तथा यंत्रणा के रहते हुए भी घात पात की घटनाएं रोकना संभव क्यों नहीं हो रहा है? उसी के साथ दूसरा प्रश्न है, सुरक्षा क्षेत्र में नए नए अनुसंधान अत्यावश्यक बन गए हैं। इस कार्य में उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़कर काम करना आवश्यक लगता है। संघ उसके लिए क्या सहयोग कर सकता है? तो पुलिस तो दबाव में रहती है, समाज का सहयोग चाहिए तो दबाव में नहीं रहेगी। अपने देश में अंग्रेजी व्यवस्था आने के पहले सब ठीक रहता था, समाज की एक गुणवत्ता थी, तो बहुत कम लोगों में नियंत्रण होता था। आज भी
आप चले जाइए, सुदूर ग्रामीण अंचलों में जाइए अथवा वनवासी अंचलों में जाइए, बड़े बड़े मेले लगते हैं, बहुत कम पुलिस लगती है, क्योंकि वो स्वयं अनुशासन पालन करते हैं। उनमें वो गुण है अभी भी। हम संघ में संस्कार देते हैं अनुशासन का। परिणाम ऐसे हुआ, यूके में मिल्टन कीन्स में 1 लाख लोगों का हिंदू सम्मेलन हुआ, बहुत साल पहले। लता दीदी वगैरह सब आए थे उसमें। उसी समय फुटबॉल मैचेस थे, तो वहां तो फुटबॉल मैचेस में युद्ध ही रहता है एक प्रकार का। तो 6000 तरुण लोग देखने के लिए आए थे, 8000 पुलिस वहां लगी थी, और इस कार्यक्रम में 80 पुलिस लगी थी। वहां 8000 पुलिस लगने के बाद भी दंगा फसाद हो गया, और यहां लोग आए कैसा है देखने के लिए, तो 80 पुलिस कह रहे कि यहां तो हमको कुछ काम ही है नहीं, ये लोग बहुत अच्छा नाश्ता भोजन बनाते हैं, वो खाना और पड़े रहना, ऐसा ही है, ये सब खुद ही मैनेज कर रहे सब लोग। मिल्टन कीन्स बाउल एक बड़ा ऐसा स्टेडियम जैसा भू प्रकार है, उसमें वो सम्मेलन हुआ। एक कागज का छोटा सा चिथड़ा भी कार्यक्रम होने के बाद, एक 7-8 घंटे के बाद वहां नहीं था। यहां कोई कार्यक्रम हो गया ये पता न चले, इतनी साफ सफाई थी। तो ये क्यों था? आने वाले लोगों ने व्यवस्था में स्वयं को इन्वॉल्व किया, सहकार्य दिया, तो पुलिस का टेंशन भी कम हो जाता है। और पुलिस की क्षमता है और समाज अलर्ट है तो हादसे भी रुक सकते हैं। नहीं तो घातपात करने वाले क्या है, कौन पहचान सकता है? अपने जैसे ही रहते दिखने में। तो कोई बम लेके कहीं पर रख आए, किसका वो पता चलता है? इन्हें भीड़ में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है, ये सब लोग देख नहीं सकते, और जो देख सकते वो सबको देख नहीं सकते। तो वारदातें होती है, केवल अपने यहां होती है ऐसा नहीं, सभी देशों में होती है। क्योंकि ये करने के लिए कुछ ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। 2 आदमी है, 1 आदमी है, वो कुछ जाके फेंक के आए कहीं, कुछ कर दे, हो जाता है। मरने पर ही तुला है, सुइसाइड बॉम्बर है, और पहचान भी नहीं सकते, वो जाके अपने आप को उड़ा देता है, लोगों का भी नुकसान करता है। और इसलिए घातपात की घटनाएं होना, इस प्रकार का जो पागलपन है उसमें, ये पूरा बंद होगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर समाज अवेयर है, अभी दिल्ली में वो विस्फोट हुआ, तो पता कैसे चला? थोड़ा पहले पता चला, क्योंकि एक ऐसे ही सजग आदमी ने हॉस्पिटल के वॉश बेसिन के नीचे एक चिट्ठी देखी, उसको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, उसने खुफिया विभाग को दे दिया, उस पर से सारा पता चला, और पीछे पुलिस पड़ी, तो उसको आकर दिल्ली चांदनी चौक में ब्लास्ट करना पड़ा, नहीं तो बहुत बड़े हादसे की योजना थी। तो इसलिए समाज की सजगता, समाज की तैयारी, ऐसे समय में धीरज रखकर सब ठीक करना, ये समाज का भी ट्रेनिंग चाहिए। समाज में वो अनुशासन चाहिए, समाज में वो अपनापन चाहिए, और वो सजगता चाहिए। सजगता से 90% नियंत्रण आता है, बाकी 10% भगवान की मर्जी, जब जो होना है तब तो होता है। लेकिन व्यवस्था के पक्केपन के साथ साथ समाज का भी पक्कापन आवश्यक है, तब ये सारे काम ठीक होते हैं। और नए अनुसंधान जहां कहीं चल रहे, उसमें संघ कुछ सहयोग कर सकता है तो संघ जरूर कहेगा। सहयोग का मतलब आप ये करते कि हमने अनुसंधान किया है, थोड़ा सा डिफेंस मिनिस्ट्री में या होम मिनिस्ट्री में बता दो, तो बता देने तक तो हम करेंगे, आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार, जो लोग सरकार में है वही चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते, बैक सीट ड्राइविंग हम नहीं करते। अच्छी बातें पता चली, उपयोगी बातें पता चली, हमारे स्वयंसेवक वहां बैठे हैं, नहीं होते तो भी जो भी बैठे हैं उन तक हमारे संपर्क है, तो हम पहुंचा देते हैं, उतना भर हम कर सकते हैं। लेकिन और कोई सहयोग हम अपने बलबूते कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। इसी श्रेणी का दूसरा प्रश्न है, पड़ोसी देशों में जो प्रसंग खड़े हुए, उदाहरणार्थ बांग्लादेश, वह देखते हुए हमें हमारे देश में मध्यवर्ती सुरक्षा बल निर्माण करना आवश्यक लगता है क्या? एक प्रश्न पहले उत्तर में आया है, वो अवैध घुसपैठी का था, वो छोड़कर और एक दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं। भारत विरोधी शक्तियां
2047 में भारत विभाजन स्वप्न साकार करने का उल्लेख करते दिखाई दे रहे हैं। क्या उसे रोक पाना संभव है? अब एक बात ध्यान में रखिए कि ये मध्यवर्ती सुरक्षा बल वगैरह उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर समाज में वो बात नहीं है तो वो उपयोगी नहीं होगा। समाज की सुरक्षा, समाज की तैयारी, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। बांग्लादेश में जो घटना हुई, बांग्लादेश में अब भी 1.25 करोड़ हिंदू है, अगर एक हो जाते हैं तो वहां की राजनीति का उपयोग अपने भलाई के लिए कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक होना पड़ेगा। सौभाग्य है इस बार उन्होंने तय किया कि हम भागेंगे नहीं, हम वहीं रहेंगे और लड़ेंगे। ये तो तय किया। अब लड़ेंगे तो फिर उनको एक होना आवश्यक रहेगा। वो जितना जल्दी हो जाएंगे, बांग्लादेश में आज जितनी भी संख्या है उसके साथ वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा और बना सकते हैं। ऐसा बनने में हम अपनी मर्यादा में यहां रहकर जो कुछ कर सकते हैं, या दुनिया भर के हिंदू अपने अपने जगह पर जो कुछ कर सकते हैं, वो सब उनके लिए होगा, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। लेकिन पहले समाज का बल खड़ा होना चाहिए वहां की। तो ये जहां है वहां ऐसे बल की आवश्यकता नहीं होती, और ये जहां नहीं है वहां ऐसा बल होने पर भी उपयोग नहीं होता। अपने देश में पहले से ही बहुत सारे बल है, अभी सबके नाम याद करना भी एकदम कठिन हो जाता है। तो इसलिए वो करने के बजाय समाज में सजगता, समाज में सुरक्षा की तैयारी, छोटी छोटी बातें हैं, मैं बताता नहीं डिटेल, जानकार लोग जानते हैं, वो सिखा भी सकते हैं आपको। सिविल डिफेंस का कोर्स भी चलता है। ये सब अगर ठीक रहे और हम में थोड़ा ये रहे, मला काय त्याचे, ऐसा नहीं मुझे क्या पड़ी है, ऐसा नहीं भाई, जो कुछ होता है मुझे भी पड़ी है, क्योंकि मुझ पर पड़ने वाली है, मैंने देखा नहीं। तो ये ध्यान में रखकर, सजग रहकर, सक्रिय रहकर समाज चले तैयारी के साथ, तो ये सब ठीक हम कर सकते हैं और किसी बल की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। बाकी जनसंख्या के बारे में मैंने बताया, 3 कारण है प्रायोरिटी से: मतांतरण, घुसपैठ और फिर बर्थ रेट। सरकार विफल है वगैरह, ऐसा सरकार ने प्रयास ही अब तक नहीं किया था। 3-4 वर्ष पहले तक कोई विशेष प्रयास हुआ नहीं था। 3-4 वर्षों से प्रयास चल रहे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे, तो वो विफल नहीं होंगे ऐसा हमको लगता है। हम लेकिन कोऑपरेटिव रहे तो सब ठीक होगा। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 के में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। अरे जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। ये होगा और ये हम करके रहेंगे। ये संकल्प आप मन में मजबूत बनाओ, तो कुछ ये जो सपने देख रहे, दुस्वप्न देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम सब लोग हैं, हम ये होने नहीं देंगे, ऐसा सोचो। रिलीजन्स और कास्ट इश्यूज में प्रश्न है, प्रश्न करता है जसपाल भासिन जी, जितेंद्र सिंह चड्ढा जी। प्रश्न है, हिंदू सिख एकता के लिए आपके विचार क्या है? देखिए, हम भूल गए हैं एकता की बात। एक थे ही, अभी भी क्या है, रोटी बेटी व्यवहार सब चलता। तर या व्याख्यानमालेकडे आपलं लक्ष असेलच, मात्र बुलेटिनमध्ये आणखी एका छोट्या ब्रेकची वेळ झालेली आहे। कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एबीपी माझा। जिल्हा परिषदांचा कारभारी कोण? पंचायत समित्यात गुलाल कुणाचा? महायुतीची घोडदौड कायम राहणार की मविया करणार कमबॅक? अचूक आणि वेगवान निकाल सोमवारी सकाळी 7 वाजल्यापासून झेडपीचा धुरळा फक्त एबीपी माझा।